तो अभी हुडको का वैकेंसी आया हुआ है ट्रेनिंग ऑफिसर और भी हाई हाँ। लेवल पोस्ट के लिए। सिर्फ ट्रेनिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए सीबीटी होगा एंड इंटरव्यू होगा। सीबीटी का वेटेज 80% रहेगा बिल्कुल। और इंटरव्यू का वेटेज 20% रहेगा। 20%। तो हम लोग इसी हाँ। के बारे में बात करने वाले हैं। सीबीटी को पहले बात करेंगे कि आप क्या अप्रोच आप रखे प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि हुडको ने सिलेबस भी हम्म, दे दिए थे टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल का। हम्म, उसके बाद आप हाँ। इंटरव्यू का कैसे आप प्रिपरेशन किए। तो सबसे पहले आप सीबीटी बताइएगा कैसे आपका अप्रोच रहा था सीबीटी के लिए, क्योंकि अभी जो जी, वैकेंसी आया तो हुआ है जो लोग सीबीटी में, फॉर्म फिलअप किए हैं उनको भी काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है वीडियो से। ठीक है, तो सीबीटी के बारे में बात करते हैं। तो जैसा आपको पता है, सीबीटी में दो पोर्शन रहेंगे। एक आपका टेक्निकल पोर्शन रहेगा जो हार्डकोर सीए सीएमए वाले सिलेबस से आने वाला है, और एक आपका जो पोर्शन रहेगा वो जनरल पोर्शन रहेगा। वहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम का जो फ्लैगशिप पैटर्न होता है, क्वांट्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आएंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक्चुअली जो टेक्निकल पोर्शन है, आप चाहे सीए हो चाहे सीएमए हो, आपको एक दूसरे का पढ़ना होगा। तो हार्डको का एग्जाम जब मैं देने वाला था, तो मैंने अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर ये एनालिसिस करने की कोशिश की कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। आप भी एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी फाइनेंस करियर से आप क्वेश्चन पेपर सारे लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे पीएसयूज में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, सबको पता है कि पीएसयू एग्जाम में इंडेस का नाम और नंबर पूछा जाता है, एएस का नाम और नंबर पूछा जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए भी सेम है। उसके सेम। बाद कॉस्ट ऑडिट रूल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आईसीडीएस के लिए भी बजट में सेम है। रिसेंट अमेंडमेंट्स, आईसीडीएस के लिए सेम है। और उसके बाद फिर जीएसटी से बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं, अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आ सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका कैपिटल बजटिंग पे बहुत फोकस किया जाता है। राइट। लॉ से बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस क्वेश्चन पूछते हैं, और वो भी जो लॉ होता है वो हमारा जो सीएमए इंटरमीडिएट में फैक्ट्री लॉ होता है और कंपनीज लॉ का थोड़ा सा पार्ट है, जो बहुत फेमस पार्ट है। जैसे सीएसआर हो गया, डिविडेंड हो डिविडेंड। गया, एनुअल स्टेटमेंट हो गया, ये सब चीजों ऑडिट। से क्वेश्चंस पूछे ऑडिट जाते कंपनी ऑडिट हो हैं। जाती है, ऑडिट, सेक्शन वगैरह पूछ देते हैं। बिल्कुल, हम्म। बिल्कुल। और कुछ बेसिक डेफिनेशंस हो गए, फॉर्मूलाज से तो कम ही क्वेश्चंस आते हैं, सम्स कम ही आएंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। एक और है तो एफएम में अ, रेशियो एनालिसिस वगैरह से फॉर्मूला वगैरह पूछ देते हैं क्या। हाँ, वहां से कॉस्ट ऑफ बिल्कुल कैपिटल बिल्कुल। से भी पूछते हैं। ये सब चैप्टर है जो पूछते ही हैं मोस्ट ऑफ हाँ, तो पीएसयू ये में। एक आइडेंटिफाइड पैटर्न है कि मोस्ट ऑफ द पीएसयूज में इससे क्वेश्चंस आने ही है। तो आप उसको अगर क्रैक कर पाते हैं, वो टॉपिक्स को कवर कर पाते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको दिखेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि टेक्निकल पोर्शन में आपको, आप अगर सीएमए, आपको पता है सीएमए का पढ़ाई भी करना और थोड़ा बहुत सीए वाला भी देखना होगा। तो सीए हम्म। वाला भी वैसे ही सोचता है कि मेरे को सीएमए का भी थोड़ा बहुत देखना होगा, तो टेक्निकल पे तो सब बराबर है। और राइट। जैसे हडको में 90 मार्क्स का टेक्निकल पोर्शन है, आगे 60 मार्क्स का आपका जनरल पोर्शन है, तो 90 में ना एट्टी सब। 80 मार्क्स का टेक्निकल है एंड रिमेनिंग जो 60 मार्क्स का है जो नॉन टेक्निकल है। 15-15 करके है इस हाँ, बार का पैटर्न है। तो ये जो पैटर्न जो है, उसमें आपको पता है कि टेक्निकल पोर्शन में ना सबका स्कोर बड़ा एवरेज लेवल पे होता है। हम्म। कि सबको पता है कि हाँ, सबने सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो इस लेवल पे, इस रेंज पे सबके मार्क्स आने वाले हैं। लेकिन डिसाइडर होता है वो जनरल पोर्शन। राइट। तो जनरल पोर्शन में सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई भी अगर नहीं किया है कभी भी जनरल पोर्शन को टच, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई आप क्लासेस लगवाओ। अगर आपको कंसाइज रिसोर्सेस चाहिए, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग वो जनरल पोर्शन की तुरंत चाहिए कम एफर्ट में, तो आपको कहीं से रेफर करने पड़ेंगे, किसी के गाइडेंस में पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो आप लगवा लो। और जो जनरल पोर्शन है, वहाँ पर बड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन इंश्योरेंस के एग्जाम में आते हैं और बैंकिंग के एग्जाम में आते हैं, वो भी एसबीआई। तो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट यहाँ मारोगे, तो शायद आपका ना जनरल पोर्शन बड़े ही आराम से निकलना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्लासेस लगवाओ, डेली प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जनरल क्या करता पोर्शन था, में। मेरे को जब ओके। जनरल पोर्शन में रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मेरा मानना है कि अब क्लास में नहीं लेते हैं तो यूट्यूब पर इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि उसको हाँ थ्रू हाँ, आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। और इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। अब जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीज है कि यूट्यूब पे जितना कंटेंट भी अवेलेबल है, आप उसको रेफर कर लो। और वैसे भी हटको के एग्जाम में तो पूरा सिलेबस डिफाइंड रहता है, उसके राइट। बाहर से कुछ भी नहीं आना।
तो एक एक टॉपिक पर भी अगर आप पकड़ के सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको 15-15, 20-20 मिनट के भी शायद मैक्सिमम वीडियोस मिल जाए, तो मोर देन सफिशिएंट होंगे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला समझने के लिए जनरल के लिए। और उसका सब कुछ डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। तो मैं क्या करता था, मैं हमेशा कोई भी पीएसयू का एग्जाम देने के पहले मॉक टेस्ट लगवाता था, कहीं से भी हो पाए कैसे भी हो पाए। और कुछ नहीं हो तो पास्ट के पेपर कहीं से मिल जाए डाउनलोड करके खुद ही बैठ के सॉल्व करने लगता था। क्या? और उसके बाद में फिर उसको जीपीटी पे डालकर या फिर एआई का हेल्प करके उसको एनालाइज कर लिया करता था कि कितने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ। तो उसमें क्या था कि मेरे को पता रहता था कि मेरा एवरेज स्कोर ये है और इस तरह से स्क्रीन आने वाली है सामने एग्जाम में, ऐसे आंसर सिलेक्ट करना है, ऐसे सबमिट करना है, सब क्लियर हो जाता। तो ये काम मैं बहुत करता था। तो पीएसयू के एग्जाम्स के पहले शायद मैंने हडको के एग्जाम के पहले कोई 10-15 मॉक दे दिए होंगे। तो बड़ा ही नॉर्मल सा ये था। और जब हम सीएमए एंड ऑल के लिए इतने मॉक टेस्ट लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, सीए सीएमए कुछ भी एग्जाम है उसके लिए, तो फिर ये तो जॉब का है एग्जाम, तो इसके लिए तो अगर आप एफर्ट नहीं लगाएंगे तो कैसे चलेगा। तो ये था जनरल पोर्शन के लिए। एंड उसके बाद में टेक्निकल के लिए तो बता ही दिया, एकदम बेसिक एक ट्रेंड है। जनरल पोर्शन में आप जीके जीएस कैसे करते थे? रीजनिंग मैथ तो लोग कर लेते हैं, हाँ। इंग्लिश भी मैनेजेबल रहता है, करेक्ट। 15 में लोग 12-13 इजीली स्कोर कर लेंगे, इजीली इजी हम्म। आता है। बट जीके हम्म। जीएस का सिलेबस तो पूरा वास्ट है। हाँ। तो अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे जीके और जीएस में ये बात तो सही है कि ये दरिया है। हाँ। करंट अफेयर्स आप कितना ही पढ़ लीजिए कम ही पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि जब आप ये सब प्रिपरेशन में घुसोगे ना तो आपको पता चल जाता है, कुछ आइडेंटिफाइड सोर्सेज बन जाते हैं आपके पास में कि अच्छा, अगर कोई फाइनेंस या बैंकिंग का एग्जाम है तो वहां पर सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड ही मैक्सिमम अवेयरनेस और जीके का क्वेश्चन पूछा जाए। कोई 2-4 क्वेश्चन ऐसा निकल जाएगा जो स्टैटिक होगा। ये मान के चलिए कि अगर 15 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं तो उसमें से 2-4 तो आप कितने ही बिना पढ़े हुए गए हो जीके आपको पता होंगे। और बाकी जो होंगे उसके लिए एफर्ट्स लगाने हैं तो मैं अपने रिसोर्सेज जुगाड़ कर लेता था। मैंने 2-4 जगह से थोड़ा सा रिसर्च किया कि कहाँ कहाँ से कंटेंट मिल सकता है जीके एंड ऑल के लिए। वहां से अपने रिसोर्सेज डाउनलोड कर लिए और उनको 2-3 बार पढ़ लिया, ताकि कुछ नहीं हो तो कम से कम जो चीज आपके नजर के सामने से एक बार निकली हुई है, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे तो आपको याद तो आ जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ देखा हुआ है। और बाकी तो जीके पोर्शन इज अ गैम्बल, वहाँ पे कहीं से भी कुछ भी होता है तो आप सब कुछ तो कवर कर नहीं सकते हैं। तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि सब कुछ कवर करने का कोई तरीका है जीके में, बट आप जितना कवर कर पाए बैंकिंग एंड स्पेसिफिकली हडको के लिए, कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड जितना भी जनरल नॉलेज है और करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है कि अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो आप उसको फॉलो करेंगे काम हो जाएगा। कुछ नहीं हो तो कम से कम इन शॉर्ट्स करके ऐप है, आप उसी को देख लो, 60 मिनट्स में वो न्यूज कंसाइज कर देते हैं। तो फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज पढ़ो और उसको जानो, बैंकिंग में क्या रिफॉर्म्स आ रहे हैं, इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है। तो ये आप सीबीटी के बाद, उसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में किस टाइप का आपका एक्सपीरियंस रहा, किस टाइप का ये लोग क्वेश्चन पूछे, वो थोड़ा बताइएगा। तो इंटरव्यू तो मैंने सबसे कोई गजब इंटरव्यू आज तक फेस किया तो वर्डगो का ही फेस किया। 10 लोगों का पैनल था। 10 लोग का? 10 लोगों हाँ, 10 लोगों का पैनल था। अकाउंट्स, कॉस्टिंग, फाइनेंस, डायरेक्टर फाइनेंस वाज द हेड ऑफ द पैनल। वो हाँ। खुद बैठे थे फाइनेंस के इंटरव्यूज में। और उसके बाद में सारे डिपार्टमेंट से ऑलमोस्ट कोई ना कोई था, बीट एचआर, बीट मेन बिजनेस जो ऑपरेशंस का पार्ट होता है, एंड बीट फ्रॉम फाइनेंस एंड अकाउंट्स, कोई भी डिपार्टमेंट छोटा नहीं था। और कुछ एक्सटर्नल कैंडिडेट्स मैंडेटरी होते हैं पीएसयू इंटरव्यू में, जो एक बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से हायर किए बुलाए जाते हैं इंटरव्यूज के लिए, तो वो कैंडिडेट्स थे, इंटरव्यूअर्स थे। उन लोगों ने बैठकर जब क्वेश्चनिंग शुरू की तो पूरा का पूरा क्वेश्चनिंग मेरे सीवी से, मेरे पिछले 1 साल के नैपफिड के वर्क एक्सपीरियंस से, एनएलसी के वर्क एक्सपीरियंस से, एंड अच्छा। वाई हडको, हाँ। राइट। इस पर सब कुछ रिवॉल्व कर रहा था कि आप क्यों हडको आना चाहते हैं और आपने पिछले 1 साल में क्या सीखा है। उसका एक्चुअल टेस्ट लिया गया। और एनएलसी में जो मेरी ट्रेनिंग थी और मेरा जो एकेडमिक लाइफ रहा है उसके बारे में डिटेल्ड क्वेश्चन, 25-30 मिनट का एकदम ग्रिलिंग इंटरव्यू। हाँ, बट ये है कि इट वाज बिकॉज मेरे पास में मेरे सीवी पर 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस दिख रहा था।
तो आपके पास अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं है एज अ फ्रेशर, आप सीएमए क्वालिफाई करने के बाद में इमीडिएटली भर रहे हैं और आपको इंटरव्यू का कॉल आ जा रहा है, तो आपके लिए आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड और आपकी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी उस पर डिटेल्ड क्वेश्चन होंगे, और पढ़ाई से रिलेटेड जनरल क्वेश्चन होंगे कि सपोज आपसे पूछ लिया मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में आप क्या जानते हो, या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आपको अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इम्प्लीमेंट करना है में भी तो आप कैसे कर पाओगे। और हाँ, कोई भी फाइनेंस का इंटरव्यू होता है, जैसे एनबीएफसी है हडको, तो एनबीएफसी में जब आप आते हो तो उस फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एनबीएफसी का रेगुलेटर कौन है, और एनबीएफसी के लिए जो रेगुलेशन है उससे डिटेल्स पूछी जाएंगी। जैसे मुझसे पूछी गई थी कि एनबीएफसी और नैफेड एक एआईएफआई, तो इन दोनों के लिए ना आरबीआई रेगुलेटर है और आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शन निकाल रखे हैं। तो अब मास्टर डायरेक्शन प्रोविजनिंग का नॉर्म्स क्या है, उसके बाद फिर आप कब इनकम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आपका क्रेडिट कंसंट्रेशन नॉर्म्स क्या है, तो ये सब चीजें। हाँ, ये सब एनबीएफसी में पूछा है। मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है एनबीएफसी में, एडा में, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में। तो वहां पे भी मेरे को एनबीएफसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कि एनबीएफसी का एग्जांपल बताओ कि कौन सा अदर एनबीएफसी इंडिया में कंपनी है, एनबीएफसी क्या होता है। ये सबसे क्वेश्चन एज ए फ्रेशर पूछा गया था मेरे से। हाँ, तो आप इस पे ना परफॉर्म कर जाते हो अगर, तो आपको उनको एक बेसिक लेवल का ना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है इंटरव्यूअर्स को कि हाँ भाई ये बंदा थोड़ा बहुत जानता है, फ्रेशर है, और इसको हम रख सकते हैं अपने यहाँ पर, हायर कर सकते हैं, और बाकी काम तो हम ट्रेन करवा के सिखाई देंगे। तो इसी एक्सपेक्टेशन और माइंडसेट के साथ आपको भी तैयारी करना है। तो ये जो और फटको का जो होता है उसमें 80% सीबीटी है, 20% इंटरव्यू। हाँ तो मेरा मानना जी, है कि जिनका जो सीबीटी में स्कोर हाई रहता है उनका ज्यादा सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू इंटरव्यू कितना भी अच्छा जाए। आपको इस पे क्या बिल्कुल। करना है? तो हाँ, तो अभी क्या है कि जैसे 80% पे अगर आप अच्छा स्कोर कर ले रहे हैं 80% वेटेज के लिए, तो आपके चांसेस हाई तो हो ही जाते हैं, बट एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ही आराम से आपके लिए इंटरव्यू निकल जाएगा। क्योंकि आजकल क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा भी ट्रेंड मैंने देख लिया है। आई एम नॉट ओके। टॉकिंग अबाउट हडको स्पेसिफिकली, लेकिन मैंने दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में अपने फ्रेंड से भी बात किया, तो जनरल परसेप्शन ये बन गया है कि अगर आप एज अ कैंडिडेट उनको समझ में नहीं आए तो इंटरव्यू आप क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। तो ओके। किसी भी जगह पर सिलेक्शन के लिए बेर मिनिमम क्राइटेरिया इसकी आप इंटरव्यू और सीबीटी दोनों को ना अलग अलग से क्वालिफाई तो कर लें। राइट। तो एक ये रहता है, बट हाँ यहाँ पर जैसे क्या है कि कंबाइंड स्कोर निकलेगा, तो कंबाइंड स्कोर में भाई अगर आपने 80% में अच्छा स्कोर कर लिया है और आपका इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं जाता, बाकी कैंडिडेट से आपको थोड़े कम नंबर मिलते हैं अगर इंटरव्यू में, तो डेफिनेटली आपको वो सीबीटी का जो असर है वो दिखेगा कि अच्छा स्कोर मिलने पर आपको ऑफर मिलेगा। बट एट द सेम टाइम कोई भी कैंडिडेट ये नहीं सोचे कि सीबीटी अच्छा है तो इंटरव्यू लीनियंटली लिया जाए। नहीं, इंटरव्यू भी तो अच्छा जाना, क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो करती है मोस्ट ऑफ पीएसयू। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया तो यहाँ पर क्या अलाउंस वगैरह है? कितना आपका पीआरपी वगैरह क्या होता है यहाँ पर? प्रमोशन लेवल क्या है? वो थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि लोग इस प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मोटिवेट होगा कितना ईयर में प्रमोशन होता है, कितना मेरे को सैलरी बनेगा, अप्रॉक्स कितना सैलरी बनेगा, वो सारा चीज आप बता सकते हैं। हाँ, तो अभी जैसे नोटिफिकेशन में आपने ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए तो देखा ही होगा, फाइनेंस में अप्रोक्सीमेटली 14.19 का सीटीसी बता रहे हैं। तो अपन ब्रेकअप थोड़ा समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में क्या होता है। बेसिक पे है, फिर डीए है, डियरनेस अलाउंस, अपना एचआरए है, और कैफेटेरिया अलाउंस है। तो डीए जो होता है वो अभी 49% पे चल रहा है, और ये क्या हर क्वार्टरली अनाउंस किया जाता है, कम बेसी होता रहता है। तो राइट। बेसिक प्लस डीए, एचआरए अभी जो सिटीज हैं अपनी टीयर 1 सिटीज हैं, तो उसके अंदर में 27% का एचआरए चल रहा है। और जैसे ही डीए 49 अभी चल रहा है, तो डीए 50 के आसपास पहुंचता है तो एचआरए भी रिवाइज हो जाता है। राइट। और
उसके बाद में फिर आपका कैफेटेरिया अलाउंस होता है, वो 35% स्टैंडर्ड हम्म, क्राइटेरिया है हर पीएसयू में, 35%, तो वैसा ही चल रहा है यहाँ पे। तो बेसिक प्लस बीए प्लस एचआरए प्लस कैफेटेरिया सब मिलाकर जनरल जो एक ट्रेंड बताया जाता है कि इन हैंड सैलरी कितनी आएगी, सबको ये जानने का जिज्ञासा रहता है। तो उसके लिए मैं बता दूं कि किसी भी पीएसयू में अगर आपको ये जानना हो तो उसका यही तरीका है कि आप बेसिक जो है आपकी सैलरी में, जैसे अभी आप टीओ एज अ टीओ फाइनेंस ज्वाइन करेंगे सीएमए, तो आपको क्या होगा कि E1 लेवल पे ज्वाइन करवाया जाएगा और आपका बेसिक होगा 40,000। तो बराबर। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आपको इन हैंड आने वाला है। तो ट्रेंड क्या है, ट्रेंड ये बोलता है, क्राइटेरिया ये बोलता है बेसिक का डबल से कुछ कम पैसा आपके हाथ में आए हर महीने। तो अगर आपका बेसिक कहीं पर भी 40 है तो 40 का डबल हो गया 80, तो आप उससे कुछ कम मान के चलिए, मतलब 75 से 80 के रेंज में सपोज आपके हाथ में इन हैंड सैलरी आ जाएगी अगर E1 पे आप ज्वाइन कर रहे हैं। वही अगर 50,000 का बेसिक है तो उसका डबल और उससे कुछ कम कर लीजिए। तो वैसा तो ही ट्रेंड आप यहाँ पर मान सकते हैं। अलाउंसेस में क्या क्या मिलते हैं आप लोग को, क्योंकि पीएसयू जाना तो जाता है इसमें क्या अलाउंसेस के होता है, लिए। हाँ, तो इसमें कुछ मंथली अलाउंसेज है, कुछ ईयरली अलाउंसेज है, कुछ 2 ईयरली है और कुछ 5 ईयरली है। ओके। तो अभी उसके बारे में ये है कि जैसे मंथली में आपको आपका फोन का बिल हो गया, उसके बाद में आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं सॉरी वाईफाई का बिल हो गया, एंड उसके बाद में ऑफ कोर्स ईयरली में आप बात करेंगे तो ईयरली में आपका ब्रीफ केस अलाउंस है, यूनिफॉर्म अलाउंस है, और उसके बाद व्हेन यू कम टू 2 ईयरली तो उसमें आपको लैपटॉप का अलाउंस है, टू मोबाइल ईयर का पर ही अलाउंस लैपटॉप है। मिल जाती है। जी जी, बाकी बढ़िया पीएसयूज है। में 3 ईयर्स है शायद। राइट, वही तो पूछ रहा हूँ। नॉर्मली फोन तो हाँ मिलती है मोस्ट ऑफ पीएसयू में, साल हाँ हर ईयर भी मिलती है, 2 साल पर भी मिलती है, बट हाँ लैपटॉप तो 3 साल ही ट्रेंड देखा गया है। हाँ, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे 2 साल है। और उसके बाद में मोबाइल का भी आप खरीदते हैं तो उसके लिए भी कुछ अलाउंस है, सबका लिमिट सेट किया हुआ है वो ग्रेड वाइज, डिजिग्नेशन E1 पे बेसिस के अलग बेस है, पर E2 रहता पे अलग है। हाँ, डेजिग्नेशन के बेसिस पे है। तो उसका भी अलाउंस आपको मिल जाएगा। फिर आपको अगर कुछ एक्सेसरीज खरीदनी है, है। अपने घर पे कोई सेटअप करना है वर्क फ्रॉम होम का, तो उसके लिए एक्सेसरीज का अलाउंस है 2 साल में। उसके बाद में आपको ब्रीफ केस अलाउंस मिलेगा 2 साल में एक बार। देन थोड़ा लंबा और चले जाए 5 साल में, तो 5 साल में आपको फर्नीचर अलाउंस है। हाँ, एंड ऑफ कोर्स हर साल के लिए ये एनुअल अलाउंसेस मैं बताना भूल गया कि हडको फोकसेस ऑन योर हेल्थ ऑल्सो। या तो हेल्थ के लिए आप जिम जाएं, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, उसके लिए भी हडको हैज अ सर्टेन अमाउंट फिक्स जो आपको हर साल एनुअली मिल जाएगा एज अ वाह, सब्सक्रिप्शन अमाउंट टुवर्ड्स योर हेल्थ, टू ये वर्क तो फॉर योर हेल्थ। फर्स्ट बार ये तो फर्स्ट बार सुन रहा हूँ। ऐसे तो है कि पीएसयू मेडिकल अलाउंस वो देती है, वो लिमिटेड देती है, अनलिमिटेड डिपेंडेंट का, बट ये हाँ हेल्थ के लिए तो फर्स्ट बार सुन रहा हूँ कोई पीएसयू में। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था कि इतना अच्छा यहाँ पर स्ट्रक्चर इन्होंने बना रखा है। और मेडिकल के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता दूं कि मेडिकल तो आई हैव रिसर्च्ड अबाउट सो मेनी पीएसयूज, इंडस्ट्री में कितने सारे महारत्ना देख लिए, मिनी रत्ना देख लिए, नवरत्ना देख लिए, इनसे बेटर पॉलिसी मैंने किसी की भी नहीं देखी। ओके। मेडिकल, ये जो आपको जिम एंड ऑल का बताया ये मेडिकल के एडिशन में है। और हम्म, मेडिकल तो आप मतलब व्हेन यू ज्वाइन तो आपको पता चलेगा कि मेडिकल का पॉलिसी इनका इतना अच्छा है कि यू कांट इवन इमेजिन अबाउट कि इतना कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट इतना अच्छा पॉलिसी दे सकती है। ये वेरी सही है। अट्रैक्टिव, वेरी ल्यूक्रेटिव। एंड उसके और बाद में और भी अलाउंस क्या क्या मिलती है, पेडिक्योर भी मिलती है क्या कुछ? और पीआरपी का बात कर लेते हैं कि पीआरपी में हाँ। क्या होता है कि जनरली तो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ना पीआरपी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जिसको बोलते हैं साधारण भाषा में अपना बोनस, तो वो हम्म। इस हिसाब से मिलता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस कुछ रेटिंग करता है, हम्म। उनको कुछ टारगेट्स देता है और टारगेट्स पे आप कितने खरे उतरे हैं उस हिसाब से साल के अंत में रेटिंग की जाती है। तो जब रेटिंग होती है तो रेटिंग के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है, ये फाइनलाइज होता है कि कितना पीआरपी बन रहा है। तो लेवल वाइज अलग अलग होता है। तो क्या होता है कि जनरली 30 से 40% ऑफ योर
बेसिक, बेसिक। एनुअल बेसिक। हम्म। तो ये रेंज में आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पीआरपी रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज परफॉर्मेंस। हम्म। एंड ऑफ कोर्स पर्क्स में लीज का बात कर लेते हैं। हम्म। अच्छा लुक्रेटिव लीज पॉलिसी। हार्डको के अंदर में अपना एचआरए तो है ही, और एचआरए हम्म। के इन लियो ऑफ एचआरए अगर आप लीज फैसिलिटी अवेल करना चाहे, लीज फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। तो उसका भी कुछ डिफाइंड क्राइटेरिया है, हर लेवल पे लिमिट्स फिक्स्ड है। तो वो आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे बताए जाएंगे। ओके। तो यहाँ पर जिनके पास बाइक होगा, पेट्रोल का भी अलाउंस मिलता होगा ना? नहीं, पेट्रोल के लिए करंटली तो अभी कुछ ऐसा नहीं है व्हीकल के लिए। बट ऑफ कोर्स कुछ फैसिलिटीज है जो आप लोन एंड ऑल ये सब ले सकते हैं, हम्म। चाहे वो HBA हो, चाहे वो हम्म। व्हीकल से रिलेटेड हो, और भी कई सारी चीजें हैं तो डिटेल में बताई जाती हैं when you join ओवरऑल as a TO। काफी अच्छा पेएस अलाउंस वगैरह है, अलावा पेएस के बिल्कुल बिल्कुल काफी अच्छा। बिल्कुल। सुन के भी अच्छा लगा। सबसे मेरे को मोटिवेट किया वो जो आपने बोले हेल्थ के लिए अलग से दिया हाँ जाता है अलाउंस। वो कोई भी पीएस में अभी तक मेरे को जितना देखा उतना नहीं दिखा है कि अलग से दिया जाता है। ये काफी अच्छा बिल्कुल है। बिल्कुल, ये चीज यहाँ पर है। तो ये सारा चीज हो गया, अलाउंस हो गया, इंटरव्यू हो गया। तो आप बताइए कि इसका पोस्टिंग कहाँ कहाँ मोस्टली होती है? क्या है कि हडको का हेड ऑफिस तो दिल्ली में है, बट ऑल ओवर इंडिया इसका 20 रीजनल ऑफिस है और 11 डेवलपमेंट ऑफिस है। ओके। पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकता है, लेकिन जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं वो कैपिटल सिटीज में ही है जनरली, ओके। जो रीजनल ऑफिसेज हैं। तो हम्म। आपको कहीं भी पोस्टिंग मिले, आप हमेशा किसी भी स्टेट के कैपिटल में ही रहने वाले। हम्म। और दूसरा चीज है कि अगर कोई डेवलपमेंट ऑफिस मिलता है तो डेवलपमेंट ऑफिस भी बहुत ही अच्छे अच्छे लोकेशंस पर ही हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारा एक डेवलपमेंट ऑफिस इज इन पौंडीचेरी, पुडुचेरी। तो पुडुचेरी में जो डेवलपमेंट ऑफिस है, अगर आपको वहाँ पोस्टिंग मिलता है तो पुडुचेरी इज अ वेरी गुड प्लेस। तो राइट। ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा कि आपको कहीं पर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह कहीं फेंक दिया उठा के आउटस्कर्ट्स में किसी माइन के अंदर या फिर पहाड़ों के किसी बीच प्लांट में। के अंदर, वैसा नहीं है। सही है। तो वहां का ऑफिस टाइमिंग क्या है? सैटरडे संडे ऑफ रहता होगा? हाँ डेफिनेटली, लेकिन वर्क कमिटमेंट रहता है तो वो तो अलग बात ये है। तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि वो तो अलग बात है ही। बट द जनरल टाइमिंग इज 9:30 टू 6:30। ओके। जो अभी हाँ हुडको का एंड वैकेंसी आया हुआ है उसका हाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप किए हैं, उनको क्या बोलना हाँ, चाहिए चाहेंगे? आपका क्या एडवाइस रहेगा? देखिए मेरा तो यही एडवाइस रहेगा, अगर आप वर्किंग नहीं है तो आप फुल टाइम इसका तैयारी में लग जाइए। हम्म। और डेफिनेटली अपना तैयारी में भाई फाइनेंस करियर को तो जरूरी साथ में रखना है, और अपना मेहनत करते रहना है। और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जनरल पोर्शन ही गेम चेंजर बनेगा। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ में प्लीज टाइम निकालिए, अगर आप सही में जेन्युइनली डेडिकेटेड हैं ज्वाइन करने के लिए PSU, तो आप प्लीज अपना टाइम दीजिए, 1 घंटा ही सही, 1.5 घंटा ही सही, आप निकालिए, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। आप मतलब आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि अगर सही में हो गया। ऑफ कोर्स सबका नहीं होता है, वैकेंसीज लिमिटेड है, बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं, लेकिन अगर हो गया तो लाइफ आपका ना एकदम 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। और आप इमेजिन भी नहीं कर पाइएगा कि व्हाट विल बी द हैप्पीनेस ऑफ योर ओन सेल्फ, कि आपने कुछ अचीव किया और आपका फैमिली को कितना खुशी होगा, ये आपका अंदाजा नहीं। पीएसयू मेरे को पे जितना एक्सपीरियंस हुआ है, देखा है लोगों को, इसलिए मेरे को पसंद आता है। पीएसयू आपको हर चीज प्रोवाइड करेगी। आपका सेविंग बिल्कुल। सैलरी जो मिलेगा बच जाएगा, सिर्फ खाने हाँ में ही खर्चा होने वाला है। बट जितना भी आपको चाहिए हर चीज पीएसयू देने के लिए रेडी है, अलाउंस के थ्रू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज तो है कि एक PSU में जो सर्विस आप कर रहे हैं, वो PSU का सर्विस
आपको ना बहुत सारा फायदा भी देता है, पर्सनल लेवल पे भी वर्क लाइफ बैलेंस भी देता है, राइट। और साथ में आपको काम भी सिखाता है। गॉन आर दोज डेज जब लोगों को ऐसा बोलते थे कि भाई तुम्हारा सरकारी नौकरी है तो तुम सरकार का जमाई बाबू हो। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अब नहीं रहा है कि एकदम एकदम इक्वल नहीं। कॉम्पिटिटिवनेस है। राइट। सब जगह पर काम है, काम करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, और परफॉर्म करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जैसे हडको में हर 3 साल में प्रमोशन है, और जब आप ज्वाइन करते हैं तो 1 साल के लिए एज अ टीओ जब आप ज्वाइन करते हैं तो 1 साल आपकी ट्रेनिंग का पीरियड चलता है, वो ऑन द जॉब ही है। और उसके बाद 1 साल आपका प्रोबेशन चलता है, और उसके बाद में फिर आप लैडर में आगे बढ़ते हो, प्रोग्रेस आपका होता है। कुछ कंक्लूजन आऊंगा। हाँ। आपको जो एडवाइस देना है, न कि जो फ्यूचर सीए सीए में है या सीए सीए में जो पीएसयू ज्वाइन करना चाहते हैं, अदर पीएसयू हम्म, वैकेंसी आते रहती है, हम्म। वो आप क्या देना चाहते हैं कि हर एक बच्चा पीएसयू ज्वाइन कर ले, क्रैक करके? स्ट्रेटजी आपका क्या रहता है? तो स्ट्रेटजी मैंने जैसा बताया आपको कि एक तो सही रिसोर्सेज चुनना, हम्म। डेडिकेटेड अपना तैयारी करना, हम्म। टेक्निकल के साथ साथ अपने जनरल पोर्शन पे बहुत काम करना, हम्म। और कोई भी अपने लिए बैरियर सेट ना करें, ओपन माइंड से तैयारी करें। ये ना सोचें कि अगर एक्स वाई जेड कंपनी का वैकेंसी आया तो सिर्फ वही निकलेगा तो ही मेरा काम होगा। राइट। क्योंकि जब आप निकालने बैठते हैं वैकेंसी, तो हो सकता है शुरू में 1-2 वैकेंसी ना निकले, लेकिन जब निकलनी शुरू होती है तो धड़ल्ले से सारी वैकेंसी निकलती है। फिर चॉइस आपकी होती है आपको कहाँ जाना है। क्योंकि तो लोग ऐसा भी होता है कि स्पेसिफिक कंपनी चूज करके ही फॉर्म फिलअप करते हैं कि इसी में भरेंगे, बट ऐसा नहीं है गलत कि है। आपका हो ही जाएगा। हाँ, तो ये अप्रोच एकदम गलत है। आप एग्जाम सारे दीजिए, क्लियर कर लिया, ऑफर आ गया, तब सोचेंगे जाना है या नहीं जाना है। लेकिन आप जब भी एग्जाम देते हैं, प्रोसेस का पार्ट बनते हैं, तो एवरी टाइम आप क्लियर करें नहीं करें, एवरी टाइम इज अ लर्निंग। यस। तो अपने तरफ से अपना लर्निंग पे फोकस कीजिए, और वो लर्निंग कहीं ना कहीं काम आ ही जाए। तो वो मेरा यही कहना है कि आप लोग तैयारी करिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग का ऐसा भी होता है हमको सिर्फ प्राइवेट में ही रहना है, तो मे बी दे आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। या। ऐसा बस वही है कि पीपल शुड वर्क ऑन इट, ट्राई टू गेट इट डन, एंड देन लाइफ विल बी वेरी गुड। या। और फ्रेंड बता दूं कि इन्होंने और भी पीएसयू एग्जाम क्रैक किए थे, वो एक बार बता दीजिए कौन कौन से पीएसयू आप क्रैक कर चुके थे, क्योंकि मैं एंडिंग पे आ तो चुका हूँ। एक्चुअली मैं जब हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि जब मैंने नैफेड दिया था तो नैफेड के साथ में मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स दिया था, वो भी मेरा क्रैक हो गया था। एंड एफ कैट में मैंने लगातार 3 बार एफ कैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, हाँ। अकाउंट्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए लगातार 3 बार क्रैक किया है। एएफएसबी के लिए कभी नहीं गया मैं। और उसके बाद में फिर जब मैं नैफेड में काम करा तो नैफेड में काम करते करते मैंने हडको का फॉर्म भरा था, और उसके साथ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड का फॉर्म भरा था। वो दोनों ही मेरे निकल गए थे। तो अभी तक मैं मतलब ऑनेस्टली सक्सेस रेट मेरा 100% ही रहा है। बट उसके बाद में फिर अभी मैं हडको में आकर कुछ सोच नहीं रहा हूँ, थोड़ा टाइम तक आई वांट टू गेट स्टेबल है। फिर सीधे लेट्स सी, उसके बाद में अभी प्रोस्पेक्ट देखते हैं आगे क्या होगा। थैंक यू ऋषभ, मेरे चैनल फिनांस के लिए पाने के लिए। फ्रेंड, सर, एनी टाइम। बताना चाहता हूँ कि मैं फ्यूचर में ऋषभ को अपने प्लेटफॉर्म पर लाना के लिए मैं कोशिश करूंगा। इनके पास जो एक्सपीरियंस इतना पीएसयू क्रैक किए हैं, वो आप लोग को थ्रू गाइडेंस देते रहेंगे। और इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है, जो भी वैकेंसी आया हुआ पटको में, जो भी वर्क भी कर रहे हैं ट्रेनिंग ऑफिसर के पोस्ट, तो मेरे को क्वेश्चन भेजिएगा। एक मेरे को क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन हो जाएगा, तो इनके साथ मैं एक सेशन करके इनके से क्वेश्चन पूछूंगा और आपका सॉल्व भी हो जाएगा। और पर्सनल क्वेश्चन भी आप इनसे पूछ सकते हैं। इनका लिंक्डइन फॉलो करिएगा, काफी हेल्पफुल नेचर के आदमी है, आपको 100% हेल्प कर देंगे। कुछ भी डाउट रहेगा तो इनका लिंक्डइन का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू ऋषभ वन सेकेंड, मेरे चैनल पर आने के लिए, इतने अच्छे गाइडेंस देने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि जो भी आप यहाँ पर बताए हैं, लोग इसको अच्छे से फॉलो करेंगे और वो अपनी लाइफ में भी एक दिन पीएसयू जरूर हासिल करेंगे। थैंक यू ऋषभ बिल्कुल वन बिल्कुल, सेकेंड। चलिए।
तो फ्रेंड ऐसे ही मेरे को आप क्वेश्चन भेजते रहिए, मैं आने वाले टाइम पर अदर कैंडिडेट के भी साथ जो पीएसयू में अच्छे पीएसयू में वर्क कर रहे हैं उनके साथ पॉडकास्ट लाऊंगा, उससे आपका हेल्प होगा। कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, कैसा वर्क कल्चर आता है, एवरीथिंग मैं डिस्कस करूंगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है पीएसयू रिलेटेड मेरे को पर्सनल भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर, मेल पर। तो आने वाला पॉडकास्ट में पूछूंगा। तो आज का पॉडकास्ट यहीं रखते हैं। थैंक्स वन ऋषभ मेरे चैनल पर आने के लिए। तो आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।